चलिए जी, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द टैक्स क्लब बाय सी रोहित श्रीवास्तव। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कशन करेंगे परक्विजिट्स। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सैलरी हेड में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे टाइप होते हैं इसमें, लेंदी भी है, कुछ वैल्यूएशंस भी हमें समझनी पड़ेगी, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन की उसमें क्या चेंजेस आए हैं अमेंडमेंट के थ्रू, मोटर कार की वैल्यूएशन क्या होती है, तो अलग अलग वैल्यूएशन होती हैं। लेकिन उन सब बातों को पढ़ने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि सब परक्विजिट्स होता क्या है, किस तरह से इसकी जो है डेफिनेशन में क्या क्या कवर अप होता है, क्या टैक्सेबिलिटी होती है, कैसे कैटेगरी डिवाइड होती है, कौन से परक्विजिट्स किस एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं और कौन से टैक्सेबल नहीं होते हैं। बहुत सारी बातें पढ़नी है, लेकिन उन सब बातों को पढ़ने से पहले हमें पहले इसका बेसिक समझना पड़ेगा, बेस समझना पड़ेगा कि आखिर परक्विजिट्स होते क्या हैं। चलिए आइए देखते हैं। कहते हैं कि परक्विजिट्स आर द बेनिफिट इन एडिशन टू नॉर्मल सैलरी टू विच द एम्प्लॉय हैज अ राइट बाय वर्च्यू ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अगर मैं डेफिनेशन वाइज पढ़ूँ तो डेफिनेशन वाइज में तो हमें एक डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, सब कुछ जो सैलरी के अलावा भी कुछ और बेनिफिट दिए जाते हैं वो परक्विजिट्स होते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, आपने सुना होगा बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को कंपनी घर दे देती है, गाड़ी दे देती है, नौकर चाकर देती है और भी दुनिया भर की तमाम फैसिलिटी देती रहती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड में मिस्टर आर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या फिर सीईओ हैं या फिर सीएफओ हैं या कोई भी XYZ डेजिग्नेशन हो सकती है। रिलायंस में मिस्टर आर जो कि एमडी हैं, हम मान के चलते हैं हम एमडी की बात कर रहे हैं, या सीईओ सीएफओ कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर है यहाँ पर, या फिर सीएफओ हैं कोई, यहाँ पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। इनकी अच्छी खासी सैलरी होगी, मान लीजिए 1 करोड़ का साल का पैकेज है, बल्कि ज़्यादा को 2 करोड़ साल का पैकेज, कुछ भी हो सकता है, पर एनम का पैकेज है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, सब 2 करोड़ रुपये साल का कमा रहे हैं। लेकिन कंपनी कहती है कि आपको जो सैलरी हम दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, आप उसकी टेंशन ना लो मिस्टर आर, हम आपको एक बढ़िया BMW 7 सीरीज की गाड़ी भी दे रहे हैं, जो आपके अपने ऑफिस आने जाने के लिए, और आप अगर उसको यूज़ कर सकते हो, अपना घूमो फिरो, आपकी फैमिली को घुमाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारी तरफ से आपको एक एडिशनल बेनिफिट है। तो मिस्टर आर को बड़ी खुशी होगी कि साहब 2 करोड़ रुपए का साल का पैकेज मिल गया मुझे, प्लस मुझे एक BMW 7 सीरीज की गाड़ी भी दे रही कंपनी। कंपनी ने और कहा कि हम इतना ही नहीं, हम आपको एक घर भी दे रहे हैं, एक आपको 5 BHK का फ्लैट भी दे रहे हैं मुंबई के बैंड्रा में, एक 5 BHK का हम आपको फ्लैट भी दे रहे हैं। तो आप इस फ्लैट को भी यूज़ कर सकते हो, अपने परिवार का रखो, अपनी लाइफ मौज में जियो। तो 2 करोड़ रुपए का आपको सैलरी दे रहे हैं, 5 BHK का फ्लैट दे रहे हैं, BMW 7 सीरीज की गाड़ी दे रहे हैं, और क्या चाहिए मिस्टर आर को, उसकी ज़िंदगी सॉर्टेड है। ठीक है। अब हम बात करें, ये तो चलिए रिलायंस लिमिटेड ने मिस्टर आर को दे दिया सो दे दिया, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम सब इसमें टैक्सेबिलिटी की कैसे बात करेंगे, टैक्स के प्रोविज़न हम इसमें कैसे लगा पाएंगे। तो टैक्स के प्रोविज़न लगाने के लिए हमें पता है मिस्टर आर को 2 करोड़ रुपए की साल की सैलरी मिल रही है। क्या ये सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा? टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, हाँ सर, सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको जो ये BMW 7 सीरीज की गाड़ी मिल रही है और एक जो घर 5 BHK का रहने के लिए मिला है, और वो इसलिए मिला है क्योंकि मिस्टर आर रिलायंस लिमिटेड में CFO है, जिस दिन ये अपनी पद छोड़ देंगे, अपना CFO का डेजिग्नेशन छोड़ देंगे, उस दिन इनसे BMW गाड़ी और 5 BHK का फ्लैट भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मिस्टर आर को जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ये रिलायंस लिमिटेड में एज अ CFO काम कर रहे हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि सब हम 2 करोड़ रुपए साल की सैलरी को टैक्सेबल कर देंगे अंडर हेड सैलरी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो BMW की फैसिलिटी दी जा रही है और जो 5 BHK घर की फैसिलिटी दी जा रही है, हम इसको भी टैक्सेबल करना है, इसको भी टैक्सेबल करना है। हाँ सब हमें इसको भी टैक्सेबल करना है। अब BMW की वैल्यू मान लीजिए, 7 सीरीज की वैल्यू मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, फॉर एन एग्जाम्पल। अब BMW 7 सीरीज की वैल्यू 1 करोड़ है, तो क्या 1 करोड़ रुपए में मिस्टर आर की सैलरी में ऐड कर दूं कि 2 करोड़ रुपए इनकी सैलरी है, प्लस 1 करोड़ रुपए BMW के हो गए, प्लस 5 BHK का बैंड्रा में घर कम से कम 15 करोड़ का होगा, तो 15 करोड़ रुपए में इनकी सैलरी में ऐड करो, ऐसे वैल्यूशन होगी क्या? मतलब 2 करोड़ रुपए की सैलरी, 15 करोड़ का ये, 1 करोड़ का ये, टैक्स ही उसका करोड़ में पहुंच जाएगा।
तो ऐसे वैल्यूएशन होगी? नहीं साहब, ऐसे वैल्यूएशन तो नहीं हो सकती। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम है ना, जो घर, गाड़ी, नौकर चाकर, दुनिया भर की फैसिलिटीज जो दी जाती है, दीज आर कॉल्ड परक्विजिट्स। एडिशनल बेनिफिट, सैलरी के अलावा जो आपको सैलरी दी जा रही है वो तो दी ही जा रही है, जो आपको सैलरी दी जा रही है वो तो दी ही जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को सैलरी देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अलग से फैसिलिटी दी जा रही है, घर, गाड़ी, गार्डनर, प्लांट, मशीनरी, या जो भी अलग अलग फैसिलिटी दी जा रही है, हमें इनकम टैक्स के अंदर उसको भी टैक्सेबल निकालना है, उसकी भी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो समझना पड़ेगा कि साहब किस तरह से वो वैल्यू टैक्सेबल होगी। अब क्या वैल्यूएशन होगी, इसकी वैल्यूएशन कैसे करी जाएगी, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। गाड़ी की वैल्यूएशन कैसे करी जाएगी, या 5 BHK घर या जो भी अकोमोडेशन दी जाती है, इसकी वैल्यूएशन की जाएगी, कैसे की जाएगी, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो हम समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कि कैसे वैल्यूएशन की जाएगी। लेकिन पहले हमें समझना पड़ेगा कि सब परक्विजिट्स होते क्या हैं। अब अगर हम डेफिनेशन पे चलें अपनी, अब अगर हम अपनी डेफिनेशन पे चलें तो हम बड़ा सिंपल समझ सकते हैं कि परक्विजिट्स आर द बेनिफिट इन एडिशन टू नॉर्मल सैलरी टू विच द एम्प्लॉय हैज द राइट बाय वर्च्यूज एम्प्लॉयमेंट। परक्विजिट्स क्या है? परक्विजिट्स आप कुछ नहीं है, एक ऐसा एडिशनल बेनिफिट है, क्या, नॉर्मल सैलरी, जो आपको सैलरी मिल रही है वो तो मिल ही रही है, सैलरी के अलावा। भाई देखो, अगर सैलरी ना देकर आप खाली गाड़ी और घर दे दिया जाता तो भी क्या परक्विजिट्स होता? तो आप फिर समझना पड़ता है परक्विजिट्स है भी या नहीं है। अगर सिर्फ हम कहते हैं कि नॉर्मल जो आपको सैलरी मिल रही है वो तो है ही है, इसके अलावा एडिशन में जो बेनिफिट किए जाते हैं, अब मैं सैलरी नहीं दे रहा तो सैलरी की जगह मैंने गाड़ी की फैसिलिटी दी, फिर परक्विजिट्स कहाँ? आपको सैलरी तो दी नहीं जा रही है। तो मैं समझना पड़ेगा कि साहब परक्विजिट्स हमेशा क्या होते हैं कि एडिशन होते हैं, क्या, नॉर्मल सैलरी के। नॉर्मल सैलरी हमारे केस में 2 करोड़ थी, इसमें हमने एडिशनल बेनिफिट क्या दिया, BMV का बेनिफिट दिया प्लस 5 BHK घर का बेनिफिट दिया, ये 2 बेनिफिट दिए थे हमने नॉर्मल सैलरी के साथ, टू विच द एम्प्लॉय हैज अ राइट बाय वर्च्यू, एम्प्लॉयमेंट में होने की वजह से एम्प्लॉय का राइट बन जाता है कि ऐसे बेनिफिट का वो उपयोग करे। द परक्विजिट्स आर द बेनिफिट और एमिनिटीज इन कैश और इन काइंड। देखिए, कैश में भी हो सकती हैं वो बेनिफिट और काइंड में भी हो सकते हैं। कैश में कैसे हो सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, कोई बिल था या बच्चों की स्कूल की फीस थी जो मेरे एम्प्लॉयर ने पे कर दी, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 25,000 रुपये, जो भी फीस जानी थी वो मुझे पे करनी पड़ी, मेरे एम्प्लॉयर ने पे कर दी, तो मेरे को तो बेनिफिट हो गया, कैश में बेनिफिट हो गया, मुझे पे नहीं करना पड़ा। काइंड में मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे घर मिल गया, मुझे काइंड में बेनिफिट दे दिया। और इन मनीज और मनीज वर्थ एंड ऑल्सो एमिनिटीज विच आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू मनी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय वेदर फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंसेशनल रेट पे। तो परक्विजिट्स का मतलब हमेशा सिर्फ इन काइंड नहीं होता, परक्विजिट कैश में भी हो सकता है, इन काइंड में भी हो सकता है, मनी या मनीज वर्थ जिसको पैसों में वैल्यू की जा सके उसमें भी हो सकता है, चाहे वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री में दे दे या फिर कंसेशनल रेट में। कंसेशनल रेट में मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, उसको उसने घर दिया, एम्प्लॉयर ने घर दिया अपने एम्प्लॉय को। अब 5 BHK का अगर रेंट मुंबई जैसे शहर में देखा जाए तो कम से कम 4-5 लाख रुपए मंथली होगा, ठीक है। अब एम्प्लॉयर कह रहा है कि आप एक काम करो, आप मुझे 5 लाख रुपए का इसका रेंट होता है मंथ का, पर मंथ का, आप 5 लाख की जगह मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए दे दो। आप 5 लाख की जगह मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए दे दो, 3 लाख का आपको तब भी बेनिफिट हुआ। तो इसका मतलब क्या, ये फ्री में दे दिया, कुछ कंसेशन में दिया गया, कुछ कंसेशन में दिया है। 5 लाख के फ्लैट को 3 लाख में दिया गया, इसका मतलब 2 लाख का कंसेशन दिया गया। यहाँ पे लिखा है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर पूरा फ्री में दे देता, या कंसेशन रेट 5 लाख की जगह सिर्फ 2 लाख दिया, 3 लाख का उसने कंसेशन दे दिया। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड इन द ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज इज नॉट अ परक्विजिट। अब मान लीजिए एम्प्लॉय बेचारा किसी सीए फर्म में है, अब सीए फर्म में वो इनकम टैक्स ऑफिस जाता है, आता है, बस मेट्रो भाड़े से जाता है, और उसको जो भी खर्चा होता है उसका बॉस उसको जो है रिम्बर्समेंट दे देता है। तो क्या ये रिम्बर्समेंट परक्विजिट्स है? भाई जो भी उसका रिम्बर्समेंट हुआ गया है एक्सपेंसेस का, जो कि उसने ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरा करने के लिए किया गया, वो परक्विजिट्स कैसे हो सकता है? क्योंकि परक्विजिट्स हमने पहली लाइन में पढ़ी है कि भैया परक्विजिट्स का मतलब होता है कोई एडिशन बेनिफिट होना। अब मेरा ऑफिस के काम से मान लीजिए मैं किसी दूसरे स्टेशन पे गया हूँ या लोकल ही गया हूँ, मेट्रो किराया भाड़ा, टैक्सी, ओला, उबर में मेरा पैसा लगा है और उसका मुझे रिम्बर्स कर दिया मेरे एम्प्लॉयर ने, तो मेरे लिए परक्विजिट्स कैसे हो गया? मेरे लिए परक्विजिट्स नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैंने ऑफिशियल ड्यूटीज को के लिए खर्चा करा, वही पैसा मुझे वापस मिल गया, तो ये परक्विजिट्स कभी नहीं हो सकता। Perquisites may arise in the course of employment or in the course of profession. If it is arise from a relationship of an employer-employee, then the value perquisite tax on descent. देखिए हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी perquisites arise हो रहा है
वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से ही होना चाहिए। कोई परक्विजिट्स अराइज हो रहा है किसी दो इंसानों के बीच में, अगर मान लीजिए मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है और मुझे उस पर्सन से मिल रहा है जो मेरा एम्प्लॉयर है, और हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो ही तो मैं परक्विजिट टैक्सेबल सैलरी हेड में टैक्सेबल कर पाऊंगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सैलरी हेड में वही इनकम टैक्सेबल होती है जो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के वजह से जनरेट होती है। अगर ये रिलेशनशिप ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हम परक्विजिट टैक्सेबल कर पाएंगे सैलरी हेड में? नहीं साहब, परक्विजिट सैलरी हेड में टैक्सेबल फिर नहीं कर पाएंगे। Perquisites will become taxable only if it has a legal origin. An unauthorized advantage taken by the employee without his employer's sanction cannot be considered as the act. अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमारे वाले एग्जाम्पल में जो 5 BHK घर था, हमारे वाले एग्जाम्पल में जो 5 BHK घर था, इस घर में मिस्टर आर जबरदस्ती फोर्सफुली रहने लगे। मतलब रिलायंस ने कहा भी नहीं कि आप हमारा फ्लैट में वो ले लो, वो उन्हें किसी और अपने एम्प्लॉय को दे रखा था। मिस्टर आर थोड़े दबंग टाइप के आदमी थे, गुंडे टाइप के आदमी थे, इन्होंने जो इसमें रह रहा था इस 5 BHK फ्लैट में, इसको लात मारी और खुद रहने लगे। अब देखा जाए क्या एम्प्लॉयर का ही फ्लैट था? हाँ सब एम्प्लॉयर का फ्लैट था। क्या उस फ्लैट में एम्प्लॉय रह रहा था? हाँ सब एम्प्लॉय रह रहा था। लेकिन क्या वो एम्प्लॉय लीगली इस फ्लैट में रह रहा है? नहीं सब लीगली नहीं रह रहा, वो फोर्सफुली रह रहा है। जबकि एम्प्लॉयर ने सैंक्शन भी नहीं करा मिस्टर आर के लिए, मिस्टर आर को बोला भी नहीं कि मिस्टर आर तुम जाके रह लो उस फ्लैट में, तब भी विदाउट परमिशन, विदाउट सैंक्शन बाय रिलायंस या फिर एम्प्लॉयर, विदाउट सैंक्शन बाय रिलायंस या एम्प्लॉयर के सैंक्शन के बिना ही अगर कोई एम्प्लॉय फोर्सफुली इलीगल तरीके से उसकी कोई बेनिफिट यूज करता है तो वो परक्विजिट्स में टैक्सेबल नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो है, लेकिन जो उसको बेनिफिट दिया है वहां पर वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो मास्टर सर्वेंट का होता है ना। मास्टर सर्वेंट के केस में सर्वेंट कैसे सर उठा के बात कर सकता है? तो ऐसे केस में भी वो परक्विजिट टैक्सेबल फिर हम नहीं करेंगे, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज परक्विजिट अंडर द एक्ट। ठीक है जी, ठीक है। तो ये हम जितना भी हमने पढ़ा ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन थी परक्विजिट्स की, परक्विजिट्स को समझने, क्योंकि अभी क्या है ना, आगे परक्विजिट्स की हमने बेसिक पढ़ा, अभी हमें परक्विजिट की डेफिनेशन पढ़नी है। फिर हमें देखना है कि साहब परक्विजिट्स किस किस हेड में कितने टाइप्स के परक्विजिट्स होते हैं। कुछ होते हैं जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं, कुछ होते हैं जो स्पेसिफाइड टैक्स के लिए टैक्सेबल होते हैं, और अलग अलग वैल्यूशन हमें, तो अभी हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो अब हम ज़रा चलते हैं अपनी परक्विजिट्स की डेफिनेशन पर।